बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल अचानक हैरानकुन बयान दे दिया। अभी हम इस बयान को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि आज उसका पार्ट 2 भी सामने आ गया। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया था और आज जो बयान दिया है, अब इसको समझने की जरूरत है कि ख्वाजा आसिफ ये बयान क्यों दे रहे हैं, इससे वो क्या खस करना चाहते हैं। वो कल के इस बयान के बाद खामोशी भी इख्तियार कर सकते थे। ये तो है नहीं कि ख्वाजा आसिफ इतने बड़े इनकलाबी हैं कि वो ये बयान दे रहे हैं। वजह फिर क्या है, वो ये क्यों बातें कर रहे हैं। और आज एक हद जो है वो जावेद लतीफ साहब ने भी फैलांगी है। जावेद लतीफ साहब ने न सिर्फ वो बयान खतरनाक सख्त तरीन बयान दिया, बल्कि उसे खुद अपने ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी किया है। और जावेद लतीफ साहब ये क्यों कर रहे हैं और उसमें अब वो नवाज शरीफ साहब की हिमायत को भी शामिल कर रहे हैं, तो इस सारे खेल का मकसद क्या है, ये सब क्या हो रहा है, इन चीजों को जरा मिलाकर देखने की जरूरत है और यही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था उसके दो हिस्से थे। आप जरा पहले उस पर मैं एक दो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर आज के बयान को जरा मिलाकर देखेंगे। पहले आप जरा कल वाला बयान सुने और उसके दो पार्ट्स को देखें अलग अलग, वो क्या है। पहले ये देखिए। मैं तो ये डिमांड करता हूँ जिस तरह एक करेक्शन की गई है, तारीख की एक तस्दीक की गई है, करेक्ट किया गया है, जो 1979 में जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट जो है मियां नवाज शरीफ का भी टेकअप करे मसला। और अगर मैं तो इस बात का मैं वकला से बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी बात है तो मैं रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है उसको भी जो रिवर्स किया जाए। लेकिन असल फोरम तो पार्लियामान है ना, जिन्होंने किया उनको बुलाएं वहां पर। नहीं, बिल्कुल बुलाएं, इन लोगों को पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए। इन लोगों को, ये कौन होते हैं फैसले करने वाले इस मुल्क की किस्मत के? ये इन्होंने उस वक्त फैसला किया, देयर वाज नो ऐसे ना हो कि उनको बुलाने से आपको एक दफा फिर घर ना भेज दिया जाए। नहीं, चले घर, अब बड़ी दफा गए हुए, हमें घर का रास्ता पता है। अब आप देखें कि इसके दो हिस्से हैं, बल्कि तीन ही कह लें, आप ढाई हिस्से कह लें। पहला हिस्सा यह है कि उसमें वो कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा कि जिस तरह से भुट्टो साहब का रेफरेंस भेजा गया है पनामा के हवाले से, पनामा में नवाज शरीफ साहब को फारिग करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के मामले का भी रेफरेंस भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और रेफरेंस खुद भेजता है, सदर भेजते हैं, और एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी सदर हैं। ये रेफरेंस भेजना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट अपनी इस्लाह करे और कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को निकालने और सजा देने में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। यानी वो उसी पैटर्न का फैसला चाहते हैं काजी फैसला से, जिस पैटर्न का फैसला काजी फैसला ने भुट्टो साहब के हवाले से दिया। यानी भुट्टो साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जी आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे, और अब वो चाहते हैं कि एक मरतबा फिर ये रेफरेंस सदर साहब की तरफ से जाए काजी फैसला को, और काजी फैसला फिर कहे कि हाँ, नवाज शरीफ को सजा देने और इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। मगर क्या जरदारी साहब ये कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरा हिस्सा इसका ये है जिसमें वो कह रहे हैं इनको पार्लियामेंट बुलाया जाए। पार्लियामेंट बुलाने वाले सवाल पर मैं बाद में आता हूं। पहले ये जो है नुकता कि क्या जरदारी साहब ऐसा कर सकते हैं, एक रेफरेंस भेज सकते हैं, ये बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि पनामा पेपर्स के हवाले से बिलावल और आसिफ जरदारी दोनों का एक खास मौक़िफ़ और खास नुक्ता नजर रहा है। जरा ये सुन लीजिए कि बिलावल इस पर क्या कहते रहे हैं, सुनिए जरा। मैंने तो समझा था कि जब वो कहते थे कि गली गली में शोर है, तो मैंने समझा कि ये गली गली में शोर है वाला नारा वो इसलिए है कि वो अपने मोटरवेज बनाते हुए कमीशंस बना के पनामा के अपार्टमेंट्स खड़े कर देते हैं। मगर असल में ये जो गली गली में शोर है वाला नारा, ये पनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। अच्छा, ये हर चीज चोरी करते हैं। पनामा में चोरी पकड़ी गई और पनामा के हवाले से बिलावल साहब का एक खास मौक़िफ़ रहा है। लेकिन आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ इससे भी ज्यादा सख्त रहा है, जो कि इस वक्त सदर हैं और जिनसे रेफरेंस भेजने का मुतालबा किया जा रहा है। सुनिए जरा जरदारी साहब का मौक़िफ़। उन दो जजों को जरूर सलाम करता हूं जिनने फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो चुका है, और मेरी नजर में वजीर आजम को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नाअहल हुकूमत है, ना इनसे हुकूमत चलती है, ना इनसे मुल्क चलता है। अब वो जजों को सलाम पेश कर रहे थे जिन्होंने इब्तदाई तौर पर फैसला दिया था, और फिर उन जजों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब बातें सुन के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है, बल्कि मैं इसमें मेंशन भी करूँगा अपनी वीडियो के अंदर।
और ज़ाहिर है कि उसमें वो हदीस बुखारी शरीफ की उसमें कोई गलती की गुंजाइश सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब उनसे किसी ने सवाल किया देहाती ने, तो आपने उसके जवाब में कहा था, वो हदीस में पूरी अभी पेश कर देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि जब हुक्मरान नाअहल लोग हो जाएं और जिनमें सलाहियत ना हो और जो दूसरे मानों में उसका मकसद ये भी कि करप्शन हो, करप्ट लोग हो, तो फिर क़यामत को करीब समझो। तो इसका तो मतलब यही जाहिर कर रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हम देख रहे हैं, जिस किस्म की हुक्मरानी देख रहे हैं, जिस किस्म के हुक्मरान देख रहे हैं और फिर उनकी बातें सुन रहे हैं, उससे तो 100% यकीन हो रहा है कि अब क़यामत बहुत ज़्यादा दूर नहीं रही। क्योंकि हदीस में तो गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ये कोई मामूली वो किताब नहीं है, ये बुखारी शरीफ की बिल्कुल मुस्तनद हदीस है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं और इस हदीस का अगर हम मुआवजा करें तो हमें अपनी इस्लाह की शदीद तरीन ज़रूरत है। अगर अब भी ना इस्लाह की तो शायद हमारे हाथ से, जैसे कहते हैं ना कि माफ़ी का वक्त भी शायद हाथ से निकल जाए। उसके बाद इंसान को अगर कभी ख्याल आ भी जाए माफ़ी का, तो शायद उसे माफ़ी ना मिल सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को हमेशा बेतहाशा मौक़े फ़राहम किए हैं कि वो अपनी इस्लाह कर ले, अपनी बुराइयों को दूर कर ले, माफ़ी तलाफ़ी कर ले। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, कल को अभी जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं और ये जो बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन हो ना हो उसे ज़िंदगी की आखिरी सांस मिले या ना मिले, तो फिर उसके बाद तो जैसे कहते हैं ना कि माफ़ी का वक्त ख़त्म हो गया। तो अभी भी जो हदीस को अगर ये लोग समझ लें, लोग उसको पढ़ लें और उस पर गौर कर लें, तो अपनी इस्लाह की तरफ चले जाएं और यही उनके मुफाद में है। क्योंकि अब ज़्यादातर सियासतदान बल्कि पार्लियामेंट में बैठी हुई एक बहुत बड़ी अक्सरियत उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी है। तो अगर हम नेचुरल अंदाज में भी देखें तो शायद उनकी ज़िंदगी का 10-15-20% हिस्सा बाकी रह गया होगा। बाकी तो अल्लाह ताला ने जिसकी जो उम्र रखी है वही जानता है। लेकिन बज़ाहिर जो दुनिया के हिसाब से बातें देखते हैं, उस हिसाब से तो फिर उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर अब भी उन्होंने अपनी इस्लाह ना की तो कब करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही फैसला करने की और सही इस्लाह करने की और अपनी गलतियों और कोताहियों पर नज़र डालने की और उसे दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।